सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सुगम संस्कृतम। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6th क्लास का 6th चैप्टर समुद्र तटः की एक्सरसाइज। समुद्र तटः जो चैप्टर है उसका जो अर्थ है और व्याख्या है वो मैंने पहले ही आपको दी हुई है और उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी ने देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो भी देखेंगे और इसी तरह से वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे संस्कृत आसानी से कैसे पढ़ी जाती है वो सीख सके। तो अब मैं हाजिर हूं आपके साथ समुद्र तटः पाठ की एक्सरसाइज के साथ। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, जो अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुतो, यानी उच्चारण करो, उच्चारण कीजिए। उच्चारण मीन्स डू प्रोनाउंसिएशन, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन करना है यानी पढ़ना है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं धीरे से। तरंगैः यानी तरंगों के द्वारा, साथ साथ में मैं मीनिंग भी बता देती हूँ। तरंगैः तरंगों के द्वारा या लहरों के द्वारा, समुद्र की लहरों के द्वारा, लहरों से। मत्स्यजीविनः यानी मछुआरे, मछली पालकर, मछली पकड़कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले मछुआरे। विदेशी पर्यटकेभ्यः यानी विदेशी पर्यटकों के लिए, फॉर फॉरेन ट्रेवलर्स। संगमः, संगम माने मिलन, जहां पे 2 या 3 चीजों का मिलन होता है, संगम होता है। नेक्स्ट है तिस्रसुः, तिस्रसु यानी तीनों, तीनों में, 3 में, यहाँ पे सु लगा है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है यानी तीनों में। वैदेशिक व्यापाराय यानी विदेशी व्यापार के लिए, व्यापाराय चतुर्थी एकवचन। प्रायद्वीपः यानी पेनिनसुला, प्रायद्वीप। बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। चंद्रोदयः चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय, मूनराइज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति, यहाँ पर उत्तर में एक शब्द में या पूरे शब्द वाक्य में लिखने वो सब कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसको पूरे वाक्य में ही कर लेंगे। तो जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति, लोग किससे जल विहार करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका जनाः नौकाभिः यानी नौका से, नौका मीन्स नाव। नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। अगर एक शब्द में लिखने को आए तो आप सिर्फ नौका भी लिखेंगे, और अगर पूरे वाक्य में आए तो पूरा सेंटेंस लिख देंगे। नेक्स्ट है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो हम देख लेते हैं। ये देखिए, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरीना तटः। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरीना तटः। नेक्स्ट है जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति, यानी लोग कहाँ बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं? तो कहाँ घूमते हैं? जुहू तटे। तो हम लिखेंगे जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे भी लिख सकते हैं, और सिर्फ आंसर भी लिख सकते हैं जुहू तटे
स्वैरम विहरन्ति। ये देखिए, आप यहाँ पे अंडरलाइन भी कर लीजिए बुक के पैराग्राफ में। ये देखिए, मुंबई नगरस्य जुहूतटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति, यानी बच्चे बालू से क्या बना रहे हैं। तो बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालू के घर बना रहे हैं, सैंड कासल्स बना रहे हैं। नेक्स्ट है, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट किसके लिए जाना जाता है। तो कोच्चि तटः वैदेशिक व्यापार है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। नारियल के फल के लिए, विदेशी व्यापार के लिए नहीं। नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। अगला प्रश्न, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बंगोपसागरः, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीप, पेनिनसुला, प्रायद्वीप को हिंदी में भी प्रायद्वीप ही कहते हैं, इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। पर्यटनाय माने घूमने के लिए। फॉर ट्रैवलिंग। क्रीडा माने खेल या गेम्स। संगम माने मिलन। अब हमें आज पता चल गया, तो हम इसको आराम से अपने इसका अर्थ समझते हुए यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। पहला है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डैश भवति, कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का डैश होता है। तो क्या होता है, बंगोपसागर होता है नहीं, प्रायद्वीप होता है नहीं, घूमने के लिए होता है नहीं, क्रीड़ा होती है नहीं, संगम क्या होता है, संगम होता है, संगमः भवति। नेक्स्ट है, भारत देश डैश इति कथ्यते, भारत देश को डैश यह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपः, पेनिनसुला। नेक्स्ट है, जनाः समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर किस लिए आते हैं, पर्यटनाय, घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः डैश रोचते, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, क्रीड़ा। और भारतस्य पूर्व दिशायाम डैश अस्ति, क्या है भारत की पूर्व दिशा में, बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, यथा योग्यम योजयत, यानी इसको हमें मैच करना है। तो समुद्र तट, समुद्र तट किसके लिए होता है, पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम माने खिलौने, किसके लिए होते हैं, खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किसके लिए होता है, पोषणाय, पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। दीपक किसके लिए होता है, प्रकाशाय, रोशनी के लिए। और विद्या किस लिए होती है, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। नेक्स्ट है, तृतीय विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानानि पूरयत, तृतीय विभक्ति प्रयोगेण, यानी तृतीय व्यक्ति के प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं, मित्र, बालिका, कमल, कंदुक, अश्व और मृग, इन सभी में हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है और हमें
फिल करना है। तो तृतीया के रूप कैसे होते हैं? बालक के होते हैं, या राम के लिख लेते हैं, रामेण, रामाभ्याम और रामैः। बालिका के कैसे होते हैं? तो बालिका के भी लिख लेते हैं, लता के लिख लेते हैं, लतया, लताभ्याम। तृतीया का ही लिख रही हूं मैं, क्योंकि मैं तृतीया का यूज करना है, और लता भी, और नपुंसकलिंग के भी पुल्लिंग की तरह होते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में सेम होंगे। ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। अब देखते हैं, बालकाः डैश सह पठन्ति, शब्द दिया है बालिकाः, तो क्या बालिका दिया है। ठीक है, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं, बहुवचन है लड़के, तो फिर लड़कियां भी बहुवचन, यानी लता भी की तरह आ जाएगा, बालिका भी। नेक्स्ट है तड़ागः डैश विभाति, तड़ाग माने सरोवर या तालाब, तालाब डैश से सुशोभित होता है, अच्छा लगता है। किससे सुशोभित होता है, किससे अच्छा लगता है? कमल दिया हो, यानी कमलों से, तो कमल का बहुवचन हो जाएगा कमलैः। यहाँ पे अगर एक वचन भी लिखेंगे तो भी सही होगा, लेकिन तालाब में एक कमल हो तो वो इतना सुंदर नहीं लगेगा जितना बहुत सारे कमलों से लगेगा। तो हम यहाँ पर एक वचन या बहुवचन कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे बहुवचन लिखेंगे। नेक्स्ट है अहमपि डैश खेलामी, मैं भी डैश खेलता हूं। तो क्या खेलता हूं? गेंद, गेंद को कंदुक, तो गेंद तो एक ही खेली जाती है, इसलिए कंदुक गेंद, एक वचन। नेक्स्ट है अश्वाः डैश सह धावन्ति, घोड़े, अश्वाः बहुवचन है, डैश के साथ दौड़ते हैं, तो बहुवचन इसमें भी आएगा, अश्वैः, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः डैश सह चरन्ति, मृग पुल्लिंग शब्द है, तो हिरण हिरणों के साथ चरते हैं, तो मृगैः बहुवचन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत, यानी सर्कल में 3 सर्कल, जो 4 सर्कल बने हैं और उन सब में कुछ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको उन शब्दों को जोड़कर सही वाक्य बनाने हैं। ठीक है, यानी अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत, नीचे लिखे हुए वृत्त चित्र को देखो, यानी गोले में जो चित्र बना है उसको देखो, और उदाहरण के अनुसार उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित वाक्य बनाओ। तो यहां से शुरू करते हैं। मित्र, सह और क्रीडत। मित्र माने दोस्त, सह माने साथ, क्रीडत माने खेलता है। अच्छा, नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं 1 2 3, तो हमने यहीं से हमें शुरू करना है। एक उदाहरण इसका देख लेते हैं, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। अब ये देखिए, बीच में जो रहीम शब्द लिखा है वो हमें कॉमन लेना है। ठीक है, यानी हर वाक्य में हमें रहीम लगाना है। तो रहीमः, रहीम मित्र के साथ खेलता है, के साथ खेल रहा है ना, सह, तो मित्र में यहां पर तृतीय व्यक्ति आएगी, मित्रेण कर देंगे। ठीक है, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है रहीमः डैश आपणम गच्छति। रहीम डैश, डैश नहीं, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका कहते हैं साइकिल को, यानी रहीम साइकिल से, आपणम कहते हैं बाजार को, मार्केट, बाजार जाता है। रहीम साइकिल से बाजार जाता है, तो उसमें भी हमें वही ध्यान रखना है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के रूप चलाने हैं, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के रूप चलाने हैं। तो द्विचक्रिका शब्द जो है वो आकारांत है, स्त्रीलिंग है, इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग की तरह लिखेंगे, द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो बन जाएगा रहीमः द्विचक्रिकयाः कया आपणम गच्छति। नेक्स्ट है रहीमः कलम पत्रम लिखति, यानी कलम से पत्र लिखता है, तो रहीमः
कलमेन पत्रम लिखति। मैं इसी में कर दे रही हूं, आप लोग इसको नीचे जो स्पेस दिया है वहां पे लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट है रहीमः हस्तकंदुकम क्षिपति। रहीम हाथ से गेंद फेंकता है, तो हस्तेन, हाथ से फेंक रहा है ना, हाथ की सहायता से, हस्तेन। नेक्स्ट है रहीमः नौका जल विहारम करोति। रहीम नौका से जल विहार करता है, तो नौका शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका बन जाएगा नौकया। एक ही नौका से कर रहा है, इसलिए नौकया। नेक्स्ट है रहीमः चषक जलम पिबति। रहीम ग्लास से जल पीता है, ग्लास से पानी पीता है। अब ग्लास हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसलिए चषकेन, एक ही ग्लास से पिएगा तो एक वचन। रहीमः तूलिका चित्रम रचयति। रहीम ब्रश से चित्र बनाता है। अब देखिए तूलिका शब्द जो है वो आकारांत है, आ की मात्रा लगी है रस में, तो स्त्रीलिंग शब्द, तो इसलिए इसका हो जाएगा तूलिकया, यानी रहीमा तूलिकया चित्रम रचयति। और लास्ट हमारा वाक्य बनेगा रहीमः वायुयान। अब वायुयान जो है वो नपुंसकलिंग है, तो वायुयानेन, पुल्लिंग जैसे ही रूप चलते हैं, तो रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। रहीम वायुयान से, एरोप्लेन से कल आया। इन सबको आपको यहाँ पर लिखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उचित ऑप्शन चुनकर, उचित पद चुनकर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। धनिकः माने धनी व्यक्ति, अमीर या रिच, धनम ददाति, धन देता है। तो जहां भी आप याद रखिए, जहां भी ददाती आ जाता है यानी देने का काम होता है, तो जिसको भी दिया जाता है उसमें हम हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, चतुर्थी का रूप है निर्धनाय, गरीब के लिए। नेक्स्ट है बालः डैश विद्यालयम गच्छति। बच्चे डैश विद्यालय जाते हैं, और यहाँ पे लिखा है पठनेन और पठनाय। तो हिंदी में हम बनाए तो क्या बन रहा है कि बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। जिन लोगों ने कारक चिन्ह लर्न किए हैं, कारक चिन्ह लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत समझने के लिए। कारक के चिन्ह लर्न कर लो और तभी और रूप लर्न कर लो। ये दोनों चीजें आपको लर्न है तो आप इनका रिलेशन आसानी से बिठा सकते हो, और फिर आपको संस्कृत के अर्थ समझ में आसानी से आएंगे। पठनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, यानी पढ़ने के लिए, चतुर्थी का कारक के लिए होता है, तो इसका अर्थ बन जाएगा पढ़ने के लिए। और पठनेन यानी तृतीय विभक्ति है, करण कारक, तो इसका बन जाएगा पढ़ने से। तो अब हम इसको यहाँ पे रख के देख लेंगे कि कौन सा फिट हो रहा है, यानी बच्चे पढ़ने से विद्यालय जाते हैं या बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ होगा पठनाय। चतुर्थी का रूप लगेगा, तृतीया का नहीं। नेक्स्ट है सज्जना डैश जीवंती। सज्जना माने अच्छे लोग, डैश जीते हैं। परोपकारम यानी परोपकार को, और परोपकाराय यानी परोपकार के लिए। परोपकाराय का, परोपकार का अर्थ होता है फॉर द यानी कि भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। पर प्लस उपकार, यहां भी संधि है, पर प्लस उपकार। पर माने दूसरों की, उपकार माने उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। तो के लिए यहां पर भी आ रहा है, और के लिए चिन्ह चतुर्थी का होता है, और चतुर्थी में होता है परोपकाराय। तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर हमारा परोपकाराय। अगला है प्रधानाचार्य डैश पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य डैश को पारितोषिक देते हैं, पारितोषिक कहते हैं हम स्कॉलरशिप।
अब फिर से यहाँ पे देने का काम हो रहा है, यच्छति माने भी देना होता है, तो किसको दिया जा रहा है? छात्रों को। तो जहां भी किसी को दिया जाता है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, और चतुर्थी विभक्ति हमें दिख रही है छात्रेभ्यः में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रेभ्यः। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। नेक्स्ट है डैश नमः। डैश को नमस्कार है, तो शिक्षकम और शिक्षकाएं, यानी जिसको भी नमस्कार किया जाता है, इसको भी आप याद रखिए। वैसे तो हम हिंदी में कहें तो बनेगा शिक्षक को नमस्कार है, यानी शिक्षकम आना चाहिए, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को चिन्ह, लेकिन नहीं, जब नमः धातु लगी है, नमः यानी नमस्कार किया जा रहा है, तो हम वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आपने सुने भी होंगे, हमारे पूजा पाठ आदि में हम कहते हैं शिवाय नमः, देवाय नमः, गणेशाय नमः, तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार है। तो इस तरह से हमारे सारे जो प्रश्न है वो पूरे हो गए, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बच्चों, सेंटेंस कैसे बनाने होते हैं, इसके लिए आपको कारक चिन्ह और रूप, शब्द रूप, दोनों को याद करना कंपलसरी है। संस्कृत को अच्छी तरह से समझने के लिए कारक चिन्ह और शब्द रूप को याद करना बहुत जरूरी है। जब आप इनको याद कर लेंगे और कारक चिन्हों का शब्द रूपों से क्या संबंध है उनको समझ जाएंगे, तो आप खुद ही संस्कृत को अपने आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग रूप याद करते रहिए। मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, शब्द रूपों को कैसे हम म्यूजिकल तरीके से याद करें। कारक चिन्ह की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, आप उसको देखिए, समझिए कि कारक चिन्ह और रूपों में क्या संबंध होता है। तो इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और संस्कृत को सीखते रहिए। फिर मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।